देखो, पिछले दिन हम लोग हड्डी के बारे में पढ़े थे ना। हड्डी किससे बनता है? हड्डी में किसमें रहता है? दो तत्व पाए जाते हैं। कौन सा? एक तो मुख्य उसका मेन अवयव क्या है? कैल्शियम और फास्फेट, है ना। ये दो चीजों से बनता है, कैल्शियम और फास्फोरस से, है ना, जिसको फास्फेट के रूप में हम संचित मानते हैं। अब क्या होता है कि हड्डियों में 4 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। हम लोग पहले दो देखे थे, दो में, और मुख्यतः उसमें 4 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जिसमें थोड़ा बहुत जानकारी हमने पहले पढ़ा था। अब देखो ये 4 प्रकार की कोशिकाएं कौन होती हैं। पहला है ऑस्टियोब्लास्ट, है ना, ऑस्टियोब्लास्ट नाम की एक कोशिका पाई जाती है। दूसरा आपका है ऑस्टियोसाइट्स, और तीसरा है ऑस्टियोक्लास्ट, और चौथा है ऑस्टियोप्रोजेनिटर। ये 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं हड्डी में। इनका अलग अलग वर्क है। पहली क्या है? पहली वाले की बात करें कि ऑस्टियोब्लास्ट की, तो ये कोशिकाएं नई हड्डी का निर्माण करती हैं। एक बात याद करना है कि इनका बोन फॉर्मेशन में इनका योगदान है। किनका? ऑस्टियोब्लास्ट नाम की जो कोशिका है उसका यूज होता है बोन फॉर्मेशन में, हड्डी के निर्माण में। दूसरा पॉइंट है ये अस्थि मैट्रिक्स या कोलेजन और अन्य प्रोटीन और खनिज, है ना। कोलेजन, ये मैट्रिक्स, जब अस्थि मैट्रिक्स की बात है तो उसमें कोलेजन और अन्य प्रोटीन का नाम आता है। और खनिज लवण का स्राव करती हैं। ये खनिज लवण का स्राव में भी इनका योगदान होता है। किस कोशिका का? ऑस्टियोब्लास्ट का। दूसरा जो हमारा है ऑस्टियोसाइट्स, है ना, ये हड्डी के भीतर पाई जाने वाली परिपक्व कोशिकाएं हैं। ये मैच्योर हो चुकी, पूरी तरह से मैच्योर कोशिकाएं होती हैं। ये हड्डी के ऊतक, सामान्य रखरखाव और खनिज लवणों के पुनर्चक्रण में मदद करती है। खनिज लवण यदि हड्डी से लॉस हो गए होते हैं तो ये इसको रीजनरेट करती है, फिर से उनको रिपेयर कर देती है। इसका किसका काम है? ऑस्टियोसाइट्स का। अब इसमें तीसरा नंबर में आता है ऑस्टियोक्लास्ट, है ना। ये कोशिकाएं हड्डी के ऊतक को तोड़ती हैं। निर्माण करने वाली पहले ही है, और ये है ऑस्टियोक्लास्ट है, ये तोड़ती हैं। कैसे? ये लाइसोसोमल एंजाइम और एसिड जारी करके हड्डी को घोलने में मदद करती हैं, जिससे इनके रक्त, जैसे खनिज रक्त में मुक्त होती हैं। हड्डी को घोलने में ये मदद करती है, जिससे ये क्या होता है कि इनमें जो खनिज लवण होती हैं वो ब्लड में जा सके, ये मदद करती है। चौथा आपका है ऑस्टियोप्रोजेनिटर कोशिकाएं। हिंदी में इसको बोलेंगे तो अस्थि अस्तर कोशिकाएं कहा जाता है। इनका क्या काम है? ये सबसे युवा और प्रजननशील कोशिकाएं होती हैं। ये विभाजित होकर ऑस्टियोब्लास्ट में बदल जाती है। ऑस्टियोब्लास्ट ये है ना। और जब इसमें बदलेंगे तो इनका काम क्या हो जाएगा? निर्माण का काम हो जाएगा। ये बनाने का काम करेंगी, बदल जाती हैं। और फ्रैक्चर की मरम्मत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कहीं टूट फूट होती है तो रिपेयरिंग करने में ये काम आती है। कौन? ऑस्टियोप्रोजेनिटर कोशिकाएं। फ्रैक्चर जहां होता है यहां ये ऑस्टियोब्लास्ट में कन्वर्ट हो जाती हैं, और फिर रीबिल्ड करना, रीनिर्माण करना फिर से चालू कर देती है, और फिर से ये कोशिकाओं को भरने का काम करती है। अब जो बोन होते हैं वो आपको पता है कैल्शियम और फॉस्फेट का बनता है। कैल्शियम फॉस्फेट हो गया। बोन का मुख्य कंपोनेंट क्या हो गया? मेन कंपोनेंट क्या हुआ? कैल्शियम फॉस्फेट। ये मेन कंपोनेंट हुआ, मेन कंपोनेंट। बोन का मुख्य अवयव क्या हुआ? किससे बनता है? कैल्शियम और फॉस्फेट से। तो कैल्शियम फॉस्फेट बोलेंगे, कैल्शियम और फास्फोरस होता है उसमें। और जब भ्रूण का विकास हो रहा होता है, भ्रूण कैसे बनता है आपको बताए थे कि अंडाणु और शुक्राणु दो के मिलने से भ्रूण का विकास होता है। भ्रूण का जब विकास हो रहा होता है, नहीं है ना, बनता है ना जायगोट, तो भ्रूण बनता है। तो भ्रूण में 3 स्तर होते हैं। इसकी चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं। तो 3 स्तर होते हैं। एक कहलाती है इंडोडर्म, दूसरा कहलाता है मेसोडर्म, और तीसरा कहलाता है एक्टोडर्म। 3 लेयर होती है भ्रूण में, है ना। सबसे अंदर वाला जो लेयर है वो है इंडोडर्म, बीच वाला जो लेयर है वो है मेसोडर्म, और सबसे बाहर वाला जो लेयर है उसको कहते हैं एक्टोडर्म। तो जब भ्रूण बनना शुरू होता है, भ्रूण का विकास होता है, तो वो 3 लेयर से बनती है, और तीनों लेयर से भ्रूण की अलग अलग चीजें बनती है, समझे। इनमें से जो मेसोडर्म होता है, ये वाला आपका मेसोडर्म, इससे मध्य भ्रूण स्तर कहते हैं।
इससे जो है हड्डी बनती है, बोन्स बनती है, समझे। ये मध्य भ्रूण जो स्तर है उससे आपका हड्डी बनता है। ये मेसोडर्म से क्या बनता है, हड्डी बनता है, मेसोडर्म से हड्डी बनती है ना। तो तीन चीज बताए, अब तीनों से अलग अलग चीज बनता है ना? तो यहां देख लो थोड़ा सा। तो तीन डर्म है, एक है आपका इंडोडर्म है, मेसोडर्म है और दूसरा एक्टोडर्म है। तीन तरह के भ्रूण का तीन लेयर बताए, जो भ्रूण का विकास हो रहा है उसमें तीन लेयर है। तो इंडोडर्म जो होगा आंतरिक, उसमें श्वसन तंत्र बनेगा, थायराइड बनेगा, पाचन तंत्र बनेगा, बनता है ना। ये सब अंदरूनी अंदर के अंग जो है ये किससे बन रहे हैं, इंडोडर्म से, ठीक है। ये आंतरिक स्तर है, ये भ्रूण का क्या है, जब भ्रूण विकसित हुआ तो उसका अंदर का स्तर का है कौन, इंडोडर्म। और इससे क्या बन रहा है, श्वसन तंत्र बन रहे हैं, थायराइड ग्रंथि बन रही है और पाचन तंत्र। फिर मेसोडर्म से आपको अभी बताया कि इससे हड्डियों का निर्माण हो रहा है, बोन्स बन रहे हैं, ये मध्य स्तर है, ठीक है ना। और सबसे बाहरी जो स्तर हुआ वो एक्टोडर्म है, इससे स्किन बना और नर्वस सिस्टम बना, ये तंत्रिका कोशिकाओं का जो जाल बना है हमारे शरीर में, इससे किसके जो एक्टोडर्म। तो पता चला तीन तरह से भ्रूण का विकास जब हुआ, इसका मतलब जब जैसे भ्रूण का विकास होना शुरू हुआ है ना, तो ट्रिपल लेयर से उसका विकास हुआ। इसमें बाहरी जो लेयर था उसने स्किन और नर्वस सिस्टम का निर्माण किया, मध्य वाले लेयर ने बोन्स का निर्माण किया और बीच अंदर वाले जो लेयर था सबसे, उसने श्वसन तंत्र, थायराइड और पाचन तंत्र जैसी ग्रंथियों का निर्माण किया, इस तरह से। अब एक शब्द आता है इसमें, देखिए हमेशा जो ऑस्टियो शब्द आ रहा है ना, ऑस्टियो। तो ऑस्टियो में बोन्स होता है, तो इससे रिलेटेड देखो कुछ शब्द है, ऑस्टियोलॉजी जब भी आ जाए, ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियो मतलब बोन और लॉजी मतलब होता है स्टडी। तो किसका, हड्डी का अध्ययन। तो स्टडी ऑफ बोन्स, जिस मतलब जीव विज्ञान की जिस शाखा में हम हड्डियों का अध्ययन कर रहे होते हैं उसको कहा जाएगा ऑस्टियोलॉजी, है ना। अस्थि विज्ञान कहेंगे, ऑस्टियोलॉजी कहेंगे। अब एक और इससे संबंधित शब्द है ऑस्टियोपोरोसिस, है ना। अब देखो ऑस्टियो मतलब बताए बोन्स और पोरोसिस बना है पोरस से, पोरस मतलब होता है छिद्र, होल, है ना। तो इसको कहेंगे हड्डी में छिद्र, एक बीमारी होती है जिससे क्या होती है, हड्डियां खोखली हो जाती है, कमजोर हो जाती है। अब हड्डियां कमजोर कैसे होंगी, कि हड्डियां कमजोर होने का सबसे बड़ी कारण से क्या हो जाता है कि कैल्शियम की कमी हो जाएगी। जब हड्डियों में कैल्शियम कम होने लगा तो हड्डी कमजोर हो जाता है, बोन्स कमजोर, है ना। तो देखो आपको पता है कि स्त्रियों में एक हार्मोन स्राव होता है, याद है, एस्ट्रोजन, आपको कभी 8वां में पढ़ाए होंगे, याद है कि स्त्रियों का कौन सा हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन। पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन होता है ना। एस्ट्रोजन नाम का एक हार्मोन स्राव होता है स्त्रियों में। तो अबव 45 से जब होता है, मेनोपॉज हो जाता है उनका, है ना, तो 45 एज के बाद एस्ट्रोजन का स्राव कम हो जाता है हमारे शरीर में, तो स्त्रियों के शरीर में। इससे क्या होता है कि उनके शरीर में जो है कैल्शियम की कमी पड़ जाती है। तो इसीलिए 45 के बाद महिलाओं की जो हड्डी होती है वो कमजोर होने लगती है, क्योंकि कैल्शियम घटने लगता है। तो कैल्शियम की जरूरत पड़ जाती है उन्हें, क्योंकि महिलाएं तो अपना दूध भी पिलाती हैं, तो उनके शरीर से भी कैल्शियम का स्राव होता है, समझे। तो इसीलिए हड्डी कमजोर हो जाए। पुरुषों की हड्डी जो आती है वो मजबूत होती है। 16 की एज से जो है, ये देखो जो एवं कहा जाता है कि हड्डी में जो परिपक्वता आती है, कैल्शियम जब ज्यादा मात्रा में बनना शुरू हो जाता है अच्छा से, तो वो आप 16 के बाद एवं जाता है। और पुरुषों में जो होता है वो 18 माना जाता है कि बढ़िया से 18 एज में बढ़िया से बनता है उसमें। लेकिन एक एज तक पुरुषों के इसलिए क्या होती है, पुरुषों में वो हार्मोन ने इसलिए क्या होता है, उसमें तो स्राव हो ही है रहा हार्मोन, इसलिए पुरुषों में जो है कैल्शियम तो वो कम मात्रा में घट रहा होता है, लेकिन स्त्रियों में अधिक मात्रा में घट रहा होता है, इसलिए उनको कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। और देखिए इसके रिलेटेड एक है ऑस्टियोमलासिस नाम का एक और रोग है। इसमें हड्डियों का मुलायम हो जाना होता है। यदि ये रोग होता है तो इसमें क्या होता है कि हड्डियां मुलायम हो जाती है। मुलायम मतलब क्या है कि वो कमजोर हो जाए। हड्डियां, ऐसे हड्डियों का स्वभाव क्या है, कड़ा होना, लेकिन अगर हड्डियां मुलायम हो जाएंगी तो वो क्या होगी, कमजोर पड़ जाएंगी और टूट जाएंगी, है ना। तो जिनको भी ऑस्टियोमलासिस हो जाएगा
उनकी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। अब कमजोर होंगी, मुलायम होंगी, तो हमारे शरीर का भार जो है वो नहीं सहेगा, नतीजा होगा वो टेढ़ी हो जाएगी, है ना। वो क्या होगी, टेढ़ी हो जाएंगी, टेढ़ी हो जाएंगी। जिसका भी ऑस्टियोमालासिस होगा, हड्डियां मुलायम होंगी, मुड़ेंगी ज्यादा, तो टेढ़ा होना शुरू हो जाएगा, समझे। तो ये भी हड्डी से संबंधित ही बीमारी है ना। ऑस्टियो, हड्डी, जहां भी ऑस्टियो शब्द आया, यहां देखो ऑस्टियोपोरोसिस आया, इसमें हो गया ऑस्टियोमालासिस आ गया, है ना, जिसमें हड्डियां क्या होंगी, मुलायम हो जाएंगी। और ऑस्टियोपोरोसिस मतलब क्या होगा, हड्डियां खोखली हो जाएंगी। खोखली क्यों होंगी, कैल्शियम कमी हो जाएगी। अब देखिए और भी चीजें कमी होती हैं, और भी कारण से हड्डियां कमजोर हो सकती हैं। विटामिन डी की कमी से, है ना। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, किसी को याद है, कैल्सीफेरॉल, है ना। तो ये विटामिन डी की भी अगर कमी हो तो एक रोग होता है रिकेट्स, बच्चों में ये होता है, समझे, किसमें होता है, बच्चों में। इसमें कई बच्चों का आप देखे होंगे, उनका पैर जो है, दोनों पैर जो है वो इस तरह से टेढ़ा हो जाता है, इस तरह से टेढ़ा हो जाता है ना। बचपन से उनका पैर जो है बहुत इस तरह से टेढ़ा हो गया, यह हड्डियां इतनी कमजोर है कि थोड़ा सा गिरता है उसका हड्डी टूटता है बार बार, है ना। इसका मतलब रिकेट्स है, विटामिन डी की कमी है। और विटामिन डी का स्रोत क्या है, सनलाइट में, तो सनलाइट है, ये एक्टिव करता है हमारे शरीर में। एग्स हैं, मिल्क इसमें सबसे ज्यादा, कैल्शियम का भी स्रोत है मिल्क, कैल्शियम भी मिलता है इसमें, और फास्फोरस भी रहता है, तो मिल्क बहुत अच्छा स्रोत है उसका। फिश भी है, और लीवर से मीट भी है, ये सब विटामिन डी के स्रोत हैं। अब सनलाइट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। अब नॉर्वे वाला क्षेत्र आपको कभी चर्चा की, नॉर्वे में जो 6 महीना दिन रहता है, 6 महीना रात रहती है, उसका कारण है उसमें तिरछी किरणें पड़ती हैं और बहुत कम किरणें पड़ पाती है। तो नॉर्वे वाला जो क्षेत्र है, वहां 6 महीने जब रात रहेगी, सूर्य उदय नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति में क्या हो गया कि उनको विटामिन डी की कमी पड़ जाएगी, है ना। विटामिन डी की कमी पड़ जाएगी, एनर्जी जैसा फील नहीं होगा, थकावट महसूस होने लगेगी। नतीजा क्या होगा कि उनको कुछ विटामिन डी का स्रोत चाहिए, तो इसी में वो क्या करते हैं, विटामिन डी की गोलियां खाते हैं। विटामिन डी की उनको गोलियों की जरूरत पड़ जाती है। आजकल इंडिया में भी बहुत लोगों को विटामिन डी की गोलियां की जरूरत पड़ रही है। अब जो ऑफिस में ही काम करता है, जो धूप देखता ही नहीं है ना, धूप में रहना ही नहीं चाह रहा है, तो उसको क्या होगा, उसको विटामिन डी की कमी हो रही है उसके शरीर में। और हमें तो ये फ्री में मिला हुआ है धूप, उसके कम से कम 15 मिनट 20 मिनट जो है सुबह की धूप सेकनी चाहिए, 8 बजे 10 बजे धूप सेकनी चाहिए, 9 बजे 8 बजे 8 बजे तक, कम से कम 8 बजे सुबह तक में। इससे हमारे शरीर में जो विटामिन डी है वो एक्टिव होगा और फिर वर्क करने लगेगा हमारे शरीर में जो भी होगा। तो इस तरह की बीमारियों से हम दूर रहेंगे। मिल्क होता ही है सबके यहाँ, गाँव देहात में मिल्क की प्रचुरता रहती है, तो अगर मिल्क हो तो मिल्क अवेलेबल हो। हाँ, जो अंडा सब खाते हैं वो जाने अपना अंडा खाएं, मैं ये नहीं कहता हूं कि मत खाएं, उनके अपना पर्सनल है, बट याद रखें सनलाइट में जरूर रहे, सूर्य के प्रकाश का सेवन करें, इससे भी आपके शरीर का विटामिन डी आपको मिलेगा। आजकल धूप में रहना नहीं चाहता है, क्यों, स्किन ब्लैक हो जाएगा, है कि नहीं, स्किन ब्लैक हो जाएगा। तो सोच के देखें, एक स्किन ऊपरी लेयर, स्किन तो फिर से व्हाइट हो जाएगा, लेकिन स्किन के चलते अपनी हड्डियों को क्यों कमजोर कर रहे हैं, है ना। अंदर से स्ट्रांग रहेंगे तब ना बाहर भी स्ट्रांग रहेंगे, अंदर से हम कमजोर बन जाएंगे स्किन के चलते, वो नहीं होना चाहिए। विटामिन डी सबसे आवश्यक तत्व है।